I'm sorry. जो बेनज़ीर का पे 18 अक्टूबर को जो फर्स्ट टाइम आफ्टर द 11th ईयर शी विल कम बैक टू पाकिस्तान, तो वो जो ब्लास्ट हुआ था उसमें रहमान ही वो शख्स था जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ से निकाल के उनके घर तक बाहिफाजत उसने पहुँचाया था। वो उनको जब वो अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो CTD में SSP थे, तो इस दौरान उनको एक खुदकुश बमबार ने उनकी गाड़ी को हिट किया, जिसमें उन समेत SSP चौधरी असलम समेत कई पुलिस एहलकारों की शहादत जो है वो हो गई। एक गाड़ी इनके घर से टकराई गई थी, तो उनका जो अपर पोर्शन था फर्स्ट फ्लोर का, वो पूरा ज़मीन बोस हो गया था। TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या लियारी गैंग वॉर है, या बलोच लिबरेशन आर्मी है, इन तमाम के जितने भी ऑपरेशंस कराची में, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कराची में होते थे, उनकी कमांड चौधरी असलम के ही पास होती थी। ये इनकाउंटर भी मैंने ही कवर किया था और मैं भी उसी जगह भी पहुंचा था। और उसके बाद जब देखा तो ये तमाम के तमाम लोग जो थे, रहमान बलोच और इनके दीगर साथी जो थे, वो मुख्तलिफ जगहों पे गोलियों से छलनी पड़े हुए थे। मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद इनकाउंटर उनके साथ कवर किए हैं, तो मैंने आज तक उनको कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नहीं देखा। जब वो दहशतगर्दों को, जराइम पेशा अफराद को ललकारते थे, तो वो भी वो खुद आवाज़ देते थे उनको कि आओ मैं आ गया हूँ, मेरे गोली मारो मेरे सीने पे अगर हिम्मत है। मेरी कई दफ़ा उनसे तहफ़्फ़ुज़ात झगड़े भी हुए हैं इनकाउंटर के हवाले से, जब मैं उनसे सवाल करता था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो ज़ाहिर एक प्रोफेशनलिज्म था। मैं अपनी जगह पे राइट था और वो अपनी जगह पे राइट थे। वो कुछ बातें बताना नहीं चाहते थे और मैं कुछ बातें पूछना उनसे चाहता था। तो ये आपको पता है क्योंकि आप भी एक रिपोर्टर हैं। बहुत नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, धुरंधर फिल्म की इस दौरान काफ़ी चर्चा हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के कराची में गैंगस्टर रहमान एक्टिव है, उसका सामना जो कराची के SP चौधरी असलम से होता है, कराची के लियारी में किस तरह से गैंगवार चलती है, इन सब पर असली कहानी बताने के लिए आज हमारे साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने एक दशक तक जो कराची का गैंगवार है उसको बेहद करीब से देखा। चौधरी असलम, जिसका धुरंधर फिल्म में किरदार निभाया है संजय दत्त ने, उस चौधरी असलम के साथ कई बार इंटरव्यू किया है, कई बार चौधरी असलम को फॉलो किया है और लाइव एनकाउंटर जो चौधरी असलम ने कई बार किया है उसको कवर भी किया है। वो पत्रकार हमारे साथ आज सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है जिले हैदर। जिले हैदर ने बेहद करीब से जो कराची का गैंगवार है उसको देखा है। धुरंधर फिल्म में जितने किरदार आप देख रहे होंगे उन सभी किरदारों को असल में जिया है जिले हैदर ने। तो जिले हैदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बहुत बेहतरीन। कराची का मौसम कैसा है, कैसा चल रहा है कराची में? बस हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। जैसे इंडिया का मौसम है ऐसे ही कराची का है, बस थोड़ा 19-20 रहता है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा मौसम है आजकल। मतलब जैसे मुंबई वैसे कराची? जैसे मुंबई वैसे कराची, तो इसीलिए तो पड़ोसी मुल्क बोलते हैं। तो धुरंधर फिल्म आपने देखी सर? नहीं, मैंने कुछ उसके शॉर्ट्स देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है और अभी नेटफ्लिक्स पे भी शायद नहीं आई है, तो लेकिन फिर भी उसकी स्टोरीज हमें टुकड़ों में मिल गई है और देखी है, थोड़ी बहुत अंदाजा हो गया। मैंने आपकी ना एक क्लिप देखी और 2-3 इनफैक्ट क्लिप देखी, तो जो आप जिस तरह डियरिंग से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो मैं देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऑल्दो मैंने भी इसी तरह की रिपोर्टिंग की है, लेकिन वो तो अद्भुत ही है कि मतलब एक आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में सोफिस्टिकेटेड वेपन है और वो आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कुछ पप्पू और इन लोगों का नाम ले रहा है। वो क्या था? वो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या था वो बेसिकली? देखिए, ये एक बात से तो मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करता कि आपके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आप भी वहाँ के बड़े मशहूर क्राइम रिपोर्टर हैं और आपने बहुत सारे इवेंट कवर किए हैं। और एज अ क्राइम रिपोर्टर, हर रिपोर्टर का एक पैशन होता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह का इवेंट कवर करे जो उसकी लाइफ में एक वैल्यूएबल हो। तो ये उस दौरान की बात है जब लियारी में ऑपरेशन हो रहा था।
तो मेरा एक्सेस किसी न किसी तरीके से वहाँ तक हुआ जहाँ पे गैंगस्टर और बैठे हुए थे और पुलिस से उनका मुकाबला हो रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आप इस तरह की जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट वो क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं वहाँ गया और मैंने उनका इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि BBC और दीगर ममालिक ने भी वो कैच किया, और वहाँ पे वो इंटरव्यू चला और इस वक्त मिलियंस उसके जो है व्यूज़ हैं। तो उनका बाकी क्लिप में आप देख ही चुके हैं। तो ये एक रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है कि इस तरह के वो इवेंट कवर करे, खास तौर पे जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं वो इस तरह के इवेंट जो है वो कवर करते हैं। और फिर आपको पता है पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे, तो इसमें तो इस तरह के मौके जो हैं वो बहुत मिलते रहते हैं, कहीं बम ब्लास्ट है, टारगेट किलिंग है। तो लेकिन क्योंकि धुरंधर फिल्म लियारी ऑपरेशन पे बनी है तो आप लोगों ने उसी को फोकस किया हुआ है, तो वो क्लिप आपने देखा है। बहरहाल वो एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपने चूंकि लियासी की बात की, क्या है ये, कैसी जगह है, इसके बारे में बताइए। आप चूंकि आप एक दशक से हैं, क्या वहाँ चला, किस तरह से गैंगवार, गैंगस्टर, ड्रग माफिया, क्या है एक्चुअल में, क्या था उस दौरान? देखें, कराची की अगर आप बायोग्राफी देखें तो कराची का सबसे जो ओल्ड एरिया है ना वो लियारी है। अच्छा, लियारी का जिस तरह लोगों ने उसका जो बायोग्राफी पेश करी है ना, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं ना तो लियारी में ज़्यादातर गरीब फैमिलीज रहती हैं, पुअर फैमिलीज हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान का नाम जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया है वो तमाम के तमाम उनका ताल्लुक लियारी से था। अच्छा, दूसरा ये कि जितने आपको स्पोर्ट्समैन के अलावा मेहनत कश मिलेंगे, जितने फिशर मिलेंगे, वो तमाम के तमाम लियारी से उनका ताल्लुक रहता है। लेकिन क्योंकि छोटी आबादी है तो वहाँ पे गलियाँ और वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात नहीं है जो कि एक आम शहर के किसी अच्छे पोश इलाकों में होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है क्राइम और जराइम का रेशो जो है बनिस्बत पोश एरिया से ज़्यादा है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम लोग वहाँ पे क्रिमिनल हैं। रहमान बलोच उर्फ खान भाई उर्फ डकैत, ये वहाँ का एक करैक्टर था जो कि उनके लिए एक रॉबिन हुड था। यानी कि वो कहीं भी जो भी कार्रवाई करता था लेकिन वो वहाँ गरीबों की मदद करता था, तो लोग उसको वहाँ पे लाइक करते थे। ये इसका एक सेंट्रल आइडिया था। अच्छा, ठीक है। तो रहमान मलिक, जो बलोच आप बता रहमान रहे हैं, बलोच, रहमान बलोच, उसकी जो आप बता रहे हैं, कब वो एक्टिव था और लियारी में उस दौरान क्या था, उसके बारे में अगर आप हमें डिटेल्स में बता सकें, किस तरह का कैरेक्टर था, किस तरह के इंसिडेंट, उसका धंधा क्या था, पेशा क्या था, कहाँ से आया, कैसे वो उभरा, कैसे वो क्रिमिनल बना, उसके बारे में जो आपको डिटेल्स हो विस्तार से बताइए। देखिए जिस तरह के आपने कहा कि रहमान डकैत, तो इससे आपको उसके प्रोफेशनल का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ज़ाहिर डकैती या इस तरह की चीज़ों में एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था। उस ज़माने में जैसे हर गली, हर महल्ले में, हर शहर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे बड़े गैंग्स मौजूद होते हैं और वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्विस होते हैं। तो इसी तरह रहमान का भी एक अपना ग्रुप था जिसमें 30-40 लड़के मौजूद थे जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस थे, ड्रग्स का काम करते थे, किडनैपिंग डकैती का काम करते थे, जिसकी वजह से उसका नाम रहमान डकैत बन गया। और जब वो ज़्यादा मशहूर हुआ तो फिर लोग उससे डरने लगे, इलाके वाले उससे डरने लगे। अच्छा, कुछ लोगों को की वो मदद भी करता था, जस्ट लाइक जैसे किसी की गरीब की शादी करा दी, किसी बच्चे की फीस भर दी, किसी के घर में राशन डलवा दिया, तो लियारी की आवाम जो है वो उसको लाइक करने लगी। लियारी से बाहर के लोग उसको डकैत कहते थे, जबकि लियारी के जो अंदर मौजूद लोग हैं, रहने वाले हैं, बसने वाले जो फैमिलीज हैं, वो उसको खान भाई कह के पुकारते थे। तो ये इनका एक ग्रुप था। तो फिर इस तरह हुआ कि उस ग्रुप में आपस में, जैसे आपने बहुत सारी इंडियन मूवीज में देखा होगा कि ग्रुप में आपस में फूट पड़ जाती है, तो इसी तरह इनके ग्रुप में भी एक दरार पड़ी, और दरार पड़ने की वजह जो थी वो हाजी लालू था। हाजी लालू जो था वो उज़ैर का वालिद था और उसका मर्डर किया गया, और उसके मर्डर के बाद जो है इस ग्रुप में दरारें पड़ गईं। रहमान के ऊपर हाथ रख दिया जो मौजूदा हमारी हुकूमती पार्टी है उसने, क्योंकि ज़ाहिर बात है, देखें जो भी जराइम पेशा अफराद होता है, जो भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में होता है, उसको एक शेल्टर, एक अम्ब्रेला चाहिए होती है, एक पावरफुल शख्स की या एक पॉलिटिशियंस की। तो उसने मौजूदा जो सिंध की बड़ी पार्टी है उसका इंतखाब किया और फिर उससे वो मज़ीद आगे बढ़ता रहा। इसी तरह जब उस सियासी जमात से रहमान के इख्तलाफात बढ़ने लगे और इख्तलाफात तूल पकड़ गए और शिद्दत अख्तियार कर गए, तो उस दौरान फिर फैसला किया गया कि अब लियारी में ऑपरेशन किया जाए और लियारी गैंग वॉर के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाए।
तो इस तरह से ये शुरुआत हुई और फिर लियारी ऑपरेशन हुआ जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा चला और पुलिस उसमें कामयाब नहीं हो सकी उस लियारी के अंदर जाने में। और उसके बाद जो है फिर वो रहमान का इनकाउंटर भी होता है और वो अपने कई साथियों समेत जो है वो मारा भी जाता है। क्या था तो ये लियारी कहानी है। ऑपरेशन? लियारी ऑपरेशन क्या आप उस वक्त रिपोर्टिंग में थे या नहीं थे? आपने किसी से कहानी सुनी? लियारी का ऑपरेशन क्या था? देखिए, आप जिस वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं वो लियारी ऑपरेशन के दौरान ही मैंने वीडियो क्लिप बनाया था। जो एक तरफ गैंग वॉर थी और दूसरी तरफ जो है वो रियासत थी और पुलिस थी और हुकूमत थी, तो ये वो आपस में मुकाबला हो रहा था। इनके जो गैंग वॉर के लोग हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इनकी जो अगेंस्ट पार्टी है जिनमें दरारें पड़ी थी, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, अरशद पप्पू ग्रुप, उनके कारिंदों को या उनके गैंगस्टर को पुलिस अपनी गाड़ियों में बिठाकर अंदर लाती है और इनसे मुकाबला कराती है। ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। जबकि वो जो वेपन की आप बात कर रहे हैं, मैंने ये सवाल भी उनसे किया था, अगर आपने पूरा क्लिप देखा हो, कि ये वेपन आपके पास कहाँ से आया, ये लीगल है या इल्लीगल है। जिसके बाद उसने जो नकाबपोश लड़का था उसने अपना लाइसेंस मुझे दिखाया जो कि उसको इशू किया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, कि वो इल्लीगल लाइसेंस नहीं था, वो लीगल लाइसेंस और लीगल वेपन था और वो अपने दिफा के लिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो अपने दिफा के लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो बेसिकली कराची जो लियारी ऑपरेशन है जो कि कराची का बहुत बड़ा ऑपरेशन समझा जाता है, जिसकी कमांड चौधरी असलम कर रहे थे, तो वो कई हफ्तों तक जारी रहा। उसमें कई पुलिस अफसरान की, एहलकारों की शहादत भी हुई है, कई गैंग वॉर के कारिंदे भी उसमें मारे गए, लेकिन बाहर सूरत पुलिस को उस दौरान पीछे हटना पड़ा था और वो ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सका था। लियारी की मैं यही समझ, जैसे आपने बताया कि रहमान डकैत को एक पॉलिटिकल पार्टी ने शेल्टर दे दिया और उस वक्त जाहिर सी बात है रहमान डकैत को भी सरवाइव करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का अम्ब्रेला चाहिए होगा। अमूमन हर कंट्री में होता है कि जब अपराधी अपराध करता है उसके बाद वो सफ़ेद पोश होने की कोशिश करता है सो दैट वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, आगे बढ़ सके। ये जो आपने बात की, जो जिस गैंगस्टर का आप इंटरव्यू ले रहे थे वेपन के साथ, शहजाद पप्पू की बात की, उसने जो क्लेम किया कि जो लोकल पुलिस है वो रहमान डकैत से मुकाबला करने के लिए दूसरे लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठा रही है, तो ये बिल्कुल सच भी हो सकता है क्योंकि जो लियारी इलाका आप बता रहे थे वहाँ पर चूंकि पतली संकरी गलियां हैं, पुलिस नहीं घुस पाती होगी, तो ये एक पुलिस की रणनीति रही होगी कि इस तरह से काउंटर करो। क्या ये भी हकीकत है? देखिए, आप ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भारत से है और वहाँ इस तरह की काफ़ी फिल्में बनी हैं। आप जैसे सुल्तान मिर्ज़ा वाली जो फिल्म बनी थी, उसका भी आप देख सकते हैं, जो अजय देवगन की थी, कि उसने भी Once एक upon a वक्त में time। जब लास्ट में उसने शेल्टर लिया एक सियासी जमात में और इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये तो हकीकत है कि जो इस तरह के जराइम पेशा लोग होते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में होते हैं, उनको एक शेल्टर चाहिए होता है और वो उसका इंतखाब करते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि पुलिस के साथ दूसरा ग्रुप जो है वो मुलविस होकर अंदर जाके उनसे लड़ रहा था। देखिए, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस की जो रेड्स होती हैं, पुलिस जो छापामार कार्रवाइयाँ करती है, उसके पीछे एक मुखबरों का जाल होता है। वो किसी ना किसी अपने मुखबर के थ्रू जो है वो उस रास्ते पे जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती है, छापामार कार्रवाई करती है, इनकाउंटर करती है। तो जाहिर बात है जब रहमान बलोच के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया या लियारी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया, तो यकीनन उनके अगेंस्ट जो ग्रुप था उनकी मदद ली गई और उनको, क्योंकि देखें तंग गलियों में पुलिस को वो रास्ते नहीं पता कि गैंग वॉर के लोग जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं या अपराधी जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके लिए उनको एक रास्ता चाहिए था। वो रास्ता बताने वाले उनके अगेंस्ट ग्रुप के थे जो कि खुद लियारी के रिहायशी थे, लेकिन उस दौरान जो रहमान बलोच के लोग हैं या लियारी गैंग वॉर के लोग हैं, उन्होंने उनको लियारी से निकाल दिया था। अब वो ख्वाहिश जाहिर करते थे, वो आना चाहते थे वापस अपनी जगहों पे, अपने घरों में, क्योंकि उनके घर खाली करा लिए गए थे। तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने अंदर जाने के लिए उन जराइम पेशा अफराद का सहारा लिया ताकि वो अंदर जाके इन लोगों का मुकाबला कर सके। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जो कि पुलिस और रियासती इदारों की जानिब से बनाई गई थी और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, वो अंदर पहुंच भी गए थे, क्योंकि लियारी की जो गलियां हैं वहाँ पे मुश्किल से, अगर आप उसका देखें ग्राफ, उसका मैप, तो वहाँ पे मुश्किल से मोटरसाइकिल का भी एक्सेस होता है।
तो वहाँ गाड़ी या पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी या मोबाइल जो है वो जाना नामुमकिन होता है, तो बहुत दूर फासले पे उसको खड़ा करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको पैदल वॉक करके जाना पड़ता है। इस दौरान आपको रेजिस्टेंस मिलती है, इस दौरान आपको फायरिंग मिलती है, इस दौरान आपको दस्ती बम हमले मिलते हैं। तो ये एक मुश्किल टास्क था, इसीलिए चौधरी असलम को दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी ब्रेव और पुलिस के नामी गिरामी यहाँ पे अफसर समझे जाते हैं थे, तो उनको ये टास्क दिया गया था। लेकिन वो काफ़ी पुलिस नफरी होने के बावजूद भी उनका एक्सेस ज़्यादा अंदर तक नहीं हो सका था। चौधरी असलम साहब इस वक्त कहाँ हैं? चौधरी असलम साहब की शहादत हो चुकी है, काफ़ी अरसा हो गया। वो उनको जब वो अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो सिटी डी में एसएसपी थे, तो इस दौरान उनको एक खुदकुश बमबार ने उनकी गाड़ी को हिट किया, जिसमें उन समेत एसएसपी चौधरी असलम समेत कई पुलिस एहलकारों की शहादत जो है वो हो गई है। अच्छा, सुसाइड अटैक में उनकी मौत हुई? जी जी। कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, इसके बारे में बताइए। तकरीबन इसको 15 साल हो गए, 15 साल से ज़ायद का टाइम हो गया है कि जब इनको हिट किया गया था। लियारी एक्सप्रेस वे पे ही ये खुदकुश हमला किया गया था और इनकी रैकी काफ़ी अरसे से की जा रही थी कि ये किस टाइम अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस कब जाते हैं, कितना प्रोटोकॉल होता है। जबकि इनकी गाड़ी जो थी वो बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी हाई क्वालिटी का इसमें जो है वो मवाद इस्तेमाल किया गया था, धमाका खेज, जिससे इनकी गाड़ी जो है बिल्कुल डैमेज हो गई और काफ़ी इनको नुकसान हुआ। पहला अटैक नहीं था, इसके अलावा भी जो आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा चौधरी असलम के, जो मैंने घर पे इंटरव्यू लिया था, वो अटैक इनके घर पे हुआ था, जिससे इनका घर जो था वो डबल फ्लोर था, एक अंडरग्राउंड था। तो ये रात को इनकी पूरी फैमिली अंडरग्राउंड रहती थी और दिन में ये ऊपर आते थे जिस वक्त सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा होती थी। तो जब अटैक किया गया, एक गाड़ी इनके घर से टकराई गई थी, तो उनका जो अपर पोर्शन था फर्स्ट फ्लोर का, वो पूरा ज़मीन बोस हो गया था। लेकिन क्योंकि ये खुद अंडरग्राउंड थे, तो इनकी और इनकी फैमिली की बचत हो गई थी। लेकिन इन पे कई अटैक हुए हैं, फायरिंग कई दफ़ा हुई है, क्योंकि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या लियारी गैंग वॉर है, या बलोच लिबरेशन आर्मी है, इन तमाम के जितने भी ऑपरेशंस कराची में, खास पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में होते थे, उनकी कमांड चौधरी असलम के ही पास होती थी। ये माना जाए क्या कि मतलब जो रहमान डकैत, रहमान बलोच का लियारी का जो ऑपरेशन लीड किया, वो कहीं ना कहीं मौत की वजह भी बन गई असलम चौधरी के, ये मान सकते हैं? देखें, लियारी जो ऑपरेशन की बात की जा रही है, लियारी ऑपरेशन जो है वो रहमान बलोच के इनकाउंटर के बाद किया गया। जब चौधरी असलम ने रहमान बलोच का और उसके 7 साथियों का इनकाउंटर किया, उसके बाद जो है काफ़ी अरसे के बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, तो उसके बाद इसकी कमांड जो है उज़ैर बलोच, जो कि हाजी लालू का बेटा था, उसने, जिसका मर्डर हुआ था, जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया, जिसके बाद इनमें दरारें पड़ गई थी और कई ग्रुप बन गए थे। तो रहमान बलोच के इनकाउंटर के बाद लियारी गैंग वॉर की जो कमांड थी, जो सरदार थी, जो सदारत थी, जो पग थी, जो पगड़ी थी, वो उज़ैर बलोच के सर पे पहनाई गई। तो उज़ैर बलोच ने दोबारा से तमाम लोगों को एक्टिव किया और उसके बाद उसने एक नाम रखा जिसका नाम था लियारी अमन कमेटी। तो वो लियारी अमन कमेटी, जिसको बाद में जो है उसको बैन कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। तो फिर ये लियारी अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो है ये तमाम के तमाम ग्रुप एक्टिव हुए। जब ये तमाम ग्रुप एक्टिव हुए, तो पुलिस और रियासती इदारों का ये मौक़िफ़ था कि शहर कराची में जितनी भी डकैती की वारदातें हो रही हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, या फिर भत्ताखोरी की वारदातें या दस्ती बम हमले हैं, उस तमाम की तमाम में जो है वो लियारी अमन कमेटी जो है वो मुलव्विस है। तो लिहाजा इसके ख़िलाफ़ जो है, इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर रियासती ऑपरेशन किया जाए, ताकि शहर में इस तरह के जो क्राइम है, इस तरह के जो जराइम है, उसकी रोकथाम की जा सके। तो फिर ये लियारी ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। लियारी ऑपरेशन रहमान बलोच के इनकाउंटर के काफ़ी सालों के बाद किया गया है। तो रहमान बलोच का इनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ था, कितना लंबा चला था, कितने लोग मारे गए थे, क्या उस ऑपरेशन को भी असलम चौधरी लीड कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस ऑपरेशन को, जो कि रहमान बलोच और उसके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ किया गया, उसकी कमांड भी चौधरी असलम के ही पास थी। इसी वजह से लियारी गैंग वॉर जो है वो दुश्मन बना चौधरी असलम का, और कई मुकाबले हुए। ये बात है तकरीबन 14 साल पुरानी, जब ये रहमान बलोच का इनकाउंटर किया गया। लेकिन जो गैंग वॉर है, जो लियारी के रहने वाले हैं, वो इस बात पे एग्री नहीं करते, इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि रहमान का इनकाउंटर किया गया है। वो कहते हैं कि रहमान को किडनैप किया गया है पहले, और उसको कई घंटे पाबंद सलासल रखने के बाद उसको और उसके दीगर साथियों को
कराची का एक इलाका है जो कि नेशनल हाईवे कहलाता है, उसका लिंक रोड है जो कि नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है। वो काफ़ी सुनसान इलाका है और जंगल है। वहाँ पे इनका इनकाउंटर किया गया है तमाम के तमाम लोगों का, रहमान बलोच समेत, और वो उसकी कमांड चौधरी असलम और उनके दीगर जो टीम थी सीटीडी की, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, वो उसकी कमांड कर रहे थे चौधरी असलम, और वहाँ पे ही इनका इनकाउंटर किया गया और तमाम के तमाम लोगों को जो है वो गोलियों मार के उसके इत्तेफाक से ये इनकाउंटर भी मैंने ही कवर किया था और मैं भी ओह! उसी जगह भी पहुंचा था। और उसके बाद जब देखा तो ये तमाम के तमाम लोग जो थे, रहमान बलोच और इनके दीगर साथी जो थे, वो मुख्तलिफ जगहों पे गोलियों से छलनी पड़े हुए थे। 2 लोग इनमें से ज़ख्मी थे जो बाद में अस्पताल जाके दम तोड़ गए। तो ये 7 लोगों का इनकाउंटर जो है वो चौधरी असलम ने नेशनल हाईवे जो कराची का इलाका है, लिंक रोड, वहाँ पे इनका इनकाउंटर किया था। ओह! तो यानी चौधरी असलम के बारे में ज़रा हमें बताइए, कहाँ के रहने वाले थे? क्या थे? देख क्या ब्रेव ऑफिसर थे या वो भी किसी के इशारे पर काम कर रहे थे? मैं आगे आऊँगा कराची पुलिस और क्रिमिनल के सिंडिकेट पर, चूँकि आपकी वीडियो में कई जो मैंने देखा ना पोस्ट भी थे, तो उस सिस्टम के बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन चौधरी असलम साहब के बारे में बताइए जिसका किरदार संजय दत्त ने निभाया। और चूँकि मैंने आपके इंटरव्यू में देखा जो चौधरी असलम का लुक है जिस तरह का सिविल ड्रेस में, कमोबेश एकदम मिलता-जुलता है। संजय दत्त भी उसी कद काठी के हैं ही और उम्र दराज भी हैं, तो अब वो कैरेक्टर काफ़ी मिलता-जुलता दिख रहा है। चौधरी असलम के बारे में बताइए, कौन थे, कहाँ थे, फैमिली, ये वो तमाम चीज़ें? देखिए, पाकिस्तान के शहर पंजाब हज़ारा से चौधरी असलम साहब का ताल्लुक़ था और पुलिस सर्विस में थे। इनके वालिद भी पुलिस में थे। तो फिर चौधरी असलम साहब जो है वो जब उन्होंने पुलिस में ज्वाइनिंग दी तो उस वक्त कराची में एक ऑपरेशन चल रहा था जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक सियासी जमात है, यकीनन आप जानते होंगे, अल्ताफ़ हुसैन साहब, इनकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन जो है वो प्लान था, वो चल रहा था। उस ज़माने में चौधरी असलम ने एक अहम किरदार अदा किया और कई ऐसे लोगों का इनकाउंटर किया जिनका ताल्लुक़ एमक्यूएम से था, जिसके बाद एमक्यूएम भी इनके ख़िलाफ़ हो गई और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, चौधरी असलम को मुअत्तल करवाया गया और इनके ऊपर कई अटैक भी किए गए। उस ज़माने में अगर आप जाएँ 90s की बात मैं कर रहा हूँ, 90s में, तो 90s में चौधरी असलम के जो दीगर साथी थे जो कि कराची ऑपरेशन में शरीक थे, उनको मुख्तलिफ जगहों पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। चौधरी पुलिस असलम वालों साहब को? जो है जी, चौधरी असलम साहब जो हैं वो उसमें डिसमिस हो गए और वो सूबा बदर भी हुए, कई जगहों पे उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी चली फेक इनकाउंटर्स के हवाले से, कई उन पे इल्ज़ामात भी हैं इसी हवाले से कि वो फेक इनकाउंटर में मारे जाते। लेकिन इसके बावजूद चौधरी असलम की एक धाक, एक दहशत और एक नाम जो है वो आज तक मौजूद है। और जो पुराने क्रिमिनल्स लोग हैं या पुलिस के अफसरान हैं या एहलकार हैं, ज़ाहिर बात है उस वक्त जो पुलिस के एहलकार थे आज वो अफसर बने हुए, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो उनको चौधरी असलम के वो किस्से याद हैं। स्पेशलिटी चौधरी असलम की मैं एक बात बताऊं आपको कि किसी भी बड़े से बड़े इनकाउंटर में अगर चौधरी असलम शरीक हैं या किसी भी बड़ी से बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई है या उन दहशतगर्दों से मुकाबला उसमें चौधरी असलम शरीक हैं, तो इनकी सबसे एक स्टाइल होता था, एक अंदाज होता था, हर आदमी का, हर एक का एक स्टाइल होता है कि चौधरी असलम के हाथ में हमेशा एक सिगरेट होती थी। ही वॉज द चेन स्मोकर, तो वो हमेशा एक सिगरेट उनके हाथ में होती थी, एक वो लाइट सिगरेट पीते थे वाइट कलर की लंबी, वो हमेशा जली रहती थी, जब वो बुझती थी उसके फौरन बाद दूसरी सिगरेट जलाते थे। सेकंड था कि उनके एक हाथ में हमेशा से एक पिस्टल होता था और वो पिस्टल काफ़ी बड़े मैगजीन का होता था और वही एक उनके हाथ में होता था। तीसरी स्पेशलिटी उनकी ये थी कि मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद इनकाउंटर उनके साथ कवर किए हैं, तो मैंने आज तक उनको कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नहीं देखा। वो किसी भी इनकाउंटर पे, किसी भी मुकाबले में बुलेट प्रूफ जैकेट कभी उन्होंने वेयर नहीं करी, कभी नहीं पहनी उन्होंने। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी थी। और सबसे बड़ी बात जो उनके साथियों को और हमें भी इम्प्रेस करती थी वो ये थी कि असलम साहब जो हैं, चौधरी असलम साहब, हर ऑपरेशन की कमांड खुद करते थे और वो फ्रंट पे होते थे। तमाम की तमाम पार्टी उनके पीछे होती थी, चाहे उनसे छोटा अफसर हो चाहे उनसे बड़ा अफसर हो, वो पीछे होता था। वो खुद फ्रंट लाइन पे होते थे और इंस्ट्रक्शन दे रहे होते थे खड़े होके कि तुमने यहाँ से फाइट करनी है, तुमने यहाँ से। और जब वो दहशतगर्दों को, जराइम पेशा अफराद को ललकारते थे तो वो खुद आवाज़ देते थे उनको कि आओ मैं आ गया हूँ, मेरे गोली मारो मेरे सीने पे अगर हिम्मत है। इस तरह के अल्फाज, एक इमोशनली एक सिचुएशन क्रिएट होती थी उस वक्त जिस वक्त चौधरी असलम किसी भी ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे। तो लियारी का ऑपरेशन ही नहीं, चौधरी असलम ने
जो है वो टीटीपी के खिलाफ भी ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया, बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भी अहम किरदार अदा किया, मजहबी जमातों के खिलाफ भी जो ऑपरेशन हुए उसमें भी उनका एक करैक्टर था, एक रोल था। इसी तरह जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो इलाकाई क्रिमिनल्स होते हैं, उनके खिलाफ भी उनका एक किरदार जो है वो काफ़ी अहमियत था। जिस इनकाउंटर पे, जिस रेड पे ही पता चलता था कि इसमें की क़यादत, इसकी कमांड चौधरी असलम के पास है, तो बहुत से जराइम पेशा अफराद उस वक्त हथियार फेंक के गिरफ्तारी देते थे, क्योंकि उनको पता था कि चौधरी असलम से इनकाउंटर के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है उनकी मौत। चौधरी असलम के घर आप गए, कई बार इंटरव्यू देखा, फैमिली में कौन लोग थे, क्या थे, अब क्या देखिए स्थिति है? फैमिलीज उनकी अब तो माशाल्लाह उनके तमाम बच्चे, बेटे और बेटियां शादीशुदा हो गए हैं। उनकी वाइफ है नौरीन असलम। मैंने पहला इंटरव्यू जो है उनकी मौत के नेक्स्ट डे नौरीन भाभी का लिया, क्योंकि मेरा उनके घर आना जाना था। मेरे वो एक फैमिली फ्रेंड की तरह चौधरी असलम थे, और कई बार जो है वो मुझे बुलाते थे। मेरी कई दफ़ा उनसे तहफ़्फ़ुज़ात, झगड़े भी हुए हैं इनकाउंटर के हवाले से, जब मैं उनसे सवाल करता था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वो ज़ाहिर बात है एक प्रोफेशनलिज्म था, मैं अपनी जगह पे राइट था और वो अपनी जगह पे राइट थे। वो कुछ बातें बताना नहीं चाहते थे और मैं कुछ बातें पूछना उनसे चाहता था। तो ये आपको पता है, क्योंकि आप भी एक रिपोर्टर हैं, कि रिपोर्टर बहुत के तो जिद होती है कि मुझे ये चीज़ बताएं। सही तो बताइए। और जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ के वो आगे इससे नहीं जा सकते। तो बस यही हमारा आपस में चलता रहता था। फिर वो फ़ोन करके मुझे बोलते थे, आजा यार, खाना खा ले, चाय पी ले, चल आजा, छोड़, अभी तुझे खबर देता हूँ, आजा। तो अब ज़ाहिर बात है रिपोर्टर तो भूखा होता है खबर का, खबर की नाम सुन के वो फ़ौरन जो है वो मैं चला जाता था। तो इस तरह मेरी उनसे काफ़ी अच्छी रही है। जब सुसाइड अटैक हुआ, वो क्या दिन था, क्या मंजर था, आपको कैसे जानकारी मिली कि असलम चौधरी को मौत के घाट उतार दिया गया? देखिए, पीसी होटल है कराची का एक, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, किसी दोस्त के साथ चाय पी रहा था। उस दौरान एक ज़ोरदार ब्लास्ट की आवाज़ आई हमें। ये कई किलोमीटर दूर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, लेकिन आवाज़ यहाँ पे आई और हम परेशान हो गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो रिपोर्टर होता है वो फ़ौरन भागता है। तो मैं वो सब चीज़ें छोड़ के मैंने अपना फ़ोन इस्तेमाल किया और पता करा कि कहाँ हुआ। तो मुझे पता चला कि लियारी एक्सप्रेस वे जहाँ पे शुरू होता है, वहाँ पे किसी गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ है। तो जब टाइम देखा गया तो वो वही टाइम था जब चौधरी असलम अपने ऑफिस जाते थे और उसी रूट से जाते थे। खैर, हमें उस दौरान विद इन फ्यू मिनट्स जो है ये पता चल गया कि ये एक खुदकुश हुआ है, और वो एसएसपी चौधरी असलम है, उनके कॉन्वॉय पे हुआ है। वो अपने ऑफिस जा रहे थे, इस दौरान जो है वो अटैक हुआ और वो शदीद ज़ख्मी है। तो मैं हॉस्पिटल गया पहले, जगह, फिर उसके बाद जगह पे गया। तो जब मैंने जगह की हालत देखी और लोगों के वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लिए और इंटरव्यूज़ लिए, तो पता चला कि वो शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब अस्पताल से मालूम चला तो अंडर द टेबल हमें पता चल गया था ज़राए से कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ही इज़ नो मोर। तो फिर हम, लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो खबर होती है थोड़ी सी डिले ऑन एयर की जाती है, ताकि तमाम की तमाम डिटेल्स आपके पास मौजूद हों और आपको बोलने के लिए, मीडिया पे बताने के लिए कुछ स्टफ़ भी आपके पास हो। तो उसको थोड़ा सा डिले किया गया खबर को, और फिर ये खबर जब ऑन एयर की गई तो उसके बाद जो है वो फिर शहर कराची में एक शोक की सी कैफियत थी, और जराइम पेशा और क्रिमिनल्स में खुशी की लहर थी। और उसके बाद फ़ौरन टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, कि ये अटैक हमारी जानिब से किया गया, और एक वीडियो भी उन्होंने जारी की थी। खैर, ये एक अदर एंड और एक लंबी कहानी है। तो बहरहाल वो वाक़या था जब चौधरी असलम के ऊपर ब्लास्ट का, उनकी शहादत का हमें पता चला। जो कराची का पुलिस सिस्टम है, उसके बारे में, हर शहर में सिस्टम, क्या क्रिमिनल और पुलिस के कुछ लोगों के बीच साठ-गांठ भी होती थी? क्योंकि भाई लियारी एक इलाका है कराची का, इतना बड़ा शहर, मुंबई के जैसा, समंदर किनारे बसा हुआ, और वहाँ एक रहमान डकैत बनता है, गैंग बनाता है, सरवाइव करता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी से भी। तो क्रिमिनल पॉलिटिकल पार्टी का एक साठ-गांठ जैसा भी है क्या, या था देखिए, क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, आपने अभी जिक्र किया था शुरू में, गैंग ऑफ वासेपुर का भी जिक्र किया आपने। उसमें भी आप स्टोरी में देख सकते हैं कि पुलिस और जराइम पेशा जो है ये एक दूसरे के लिए लाजिमुल मलजूम है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है जो कि जराइम पेशा से मिलती है, पुलिस को पैसा चाहिए होता है जो कि जराइम पेशा देता है, ठीक है ना। पुलिस को अमन चाहिए होता है। अगर आप किसी इलाके के ऑफिसर हैं, एसएचओ, एसपी हैं, तो आपको चाहिए उस इलाके में अमन,
और उस अमन के लिए आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है उस इलाके के जराइम पेशा अफराद से। अगर वो आपके खिलाफ है तो वो वहाँ पर अमन नहीं रहने देगा। जब इलाके में अमन नहीं होगा तो आप अपनी सीट पर, अपनी पोस्ट पर कायम नहीं रह सकते, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको उनसे मिलना पड़ता है। लेकिन जब चीज़ें, जराइम और क्राइम जो है वो एक डेडलाइन से आगे बढ़ जाते हैं, एक तजावुज़ कर जाते हैं, तो फिर ऑपरेशन किया जाता है, फिर जाहिर बात है फिर इनकाउंटर या उसको पकड़ा जाता है। तो देखें, जराइम पेशा अफराद का चाहे लियारी हो, कराची हो, भारत हो, या कोई भी मुल्क हो, या आप इटली देख लें जो कि सबसे ज़्यादा गैंग के लिए मशहूर है, वहाँ पे भी जो ड्रग्स माफिया है उनका जो पुलिस है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उनसे उनका गठजोड़ रहता है। उनकी शेल्टर के बगैर वो इटली में भी ड्रग्स नहीं दे सकते। आप अमेरिका की कई रियासत, टेक्सास वगैरह का जिक्र कर लें, वहाँ पे भी पुलिस और जराइम पेशा का एक मिलाप है, एक उनकी जेवी है, उनका जॉइंट ऑपरेशन है, जो जिसके बगैर वो लोग नहीं चल सकते। बाकी जगहों पे आप अमन कह सकते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप नहीं। लंदन की अगर आप बात कर लें कि वहाँ पे आप देखते हैं ब्रिक्सटन इलाका ऐसा है कि जहाँ पे सूरज ढलने के बाद पुलिस नहीं जाती, दिन दिहाड़े वहाँ पे मोबाइल छीन लिए जाते हैं, वहाँ पे डकैती की वारदातें होती हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ जराइम जो है वो पाकिस्तान या भारत में है, जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान या भारत में ही बसते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तमाम लोगों पे, तमाम मुल्कों में है। और लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ कुछ ज़्यादा है, यहाँ का रेशो जो है भारत का और पाकिस्तान का, आप ये कह सकते हैं कि दूसरे मुल्कों की बनिस्बत इसका रेशो कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप हर मुल्क में ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात, लेकिन वो एक कुछ मखसूस स्पेसिफिक इलाके होते हैं जहाँ पे इस किस्म की वारदातें होती हैं और अरूज पर होती हैं। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं धुरंधर फिल्म में। तो चौधरी असलम का किरदार तो आपने बेहद करीब से रियल लाइफ में देखा, उसके बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया भी आपने कि किस तरह के अधिकारी थे, किस तरह के अफसर थे और किस तरह से उनकी मौत हुई। और जो छोटे मोटे क्लिप, चूँकि आपने बताया आपने धुरंधर फिल्म अभी नहीं देखी, कैरेक्टर के बारे में आपने पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, दिख रहे होंगे। हमजा कोई किरदार था, कभी सुना था हमजा को? नहीं, मेरा ख्याल है ये वाला जो करैक्टर है, ये स्टोरी में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिखाई गई है और इस तरह का कोई करैक्टर नहीं था। देखें, सिर्फ लियारी की बात नहीं करना, पूरी कराची में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं। ये बलोच कम्युनिटीज़ थी, कहीं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, कहीं पंजाबी स्पीकिंग है। जिस तरह भारत की मुख्तलिफ रियासतें हैं, इस तरह कराची के भी मुख्तलिफ इलाके हैं। वहाँ पे हर इलाके का अपना एक बदमाश होता है, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं है कि इसका ताल्लुक किसी कोई एजेंसी से हो। अगर इस तरह का कोई इसका गठजोड़ होता तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि इसका इस तरह इनकाउंटर नहीं होता, इसको गिरफ्तार ज़रूर कर लिया जाता। तो वो करैक्टर जो है वो बिला वजह का लाया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी ये एडवाइस थी राइटर को कि इसमें एक हम जैसे बंदे का करैक्टर होना चाहिए था, मीडिया का, क्योंकि इनको, पुलिस को इस हवाले से आप मुझसे बेहतर ये बात बता सकते हैं एकदम कि हम लोगों से इंफॉर्मेशन लिए बगैर पुलिस भी आगे नहीं बढ़ सकती है, नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हमारा कलम जब चलता है तो पुलिस की गोलियां भी खामोश हो जाती हैं। तो वो इसमें एक करैक्टर मीडिया पर्सन का ज़रूर होना चाहिए था, जो कि एक ब्रिज की हैसियत थी और रहती है हर जगह पे। एक पुलिस में और जराइम पेशा अफराद में एक बीच का करैक्टर होता है जो कि मीडिया पर्सन होता है जी। वो पुलिस के अगेंस्ट लिखता है और जराइम पेशा अफराद उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी आज के दिन में लियारी को आप अपनी आंखों से मुझे, मेरे दर्शकों को दिखा पाए, लियारी क्या है? देखिए, लियारी इस वक्त जो है वो पुरअमन इलाका बन चुका है। उसमें कई जराइम पेशा अफराद जो कि थे पहले से, जिसकी वजह से ही बदनाम था, उनमें से बेशतर जो है मारे जा चुके हैं, कुछ उसमें जेल में हैं और कुछ जो हैं वो मुल्क से फ़रार हैं, यानी कि मुल्क से जा चुके हैं, और कुछ का नाम जो है वो रेड बुक में शामिल है, जो कि यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त लियारी जो है वो पुरअमन बन चुका है। वहाँ पे ज़्यादातर मेहनत कश लोग हैं, गधा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, ठेला पथारा लगाने वाले लोग हैं, डेली वेजेस वाले लोग हैं। वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो वो इसी हवाले से वहाँ पे आजकल जो है वो अमन है, आप पुरअमन तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। लियारी के लिए एक बात पहले मशहूर थी जो कि बाद में ख़त्म हो गई थी, कि लियारी रात को जागता है और दिन में सोता है। लियारी की शामें बड़ी हसीन होती थी, लियारी के रातें जो हैं वो बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लियारी खौफ की अलामत हो गया। लियारी में लोग जाते हुए रात नहीं दिन में भी डरते थे। लेकिन अब दोबारा से वही सूरत हाल है कि लियारी में अमन हो चुका है और लियारी जो है वो इस वक्त उसमें कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही।
बाल्डिया टाउन के बारे में भी बातचीत है। बाल्डिया टाउन क्या है? बल्दिया टाउन देखें, लियारी से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है बल्दिया टाउन। और यहाँ के कुछ इलाकों में बलोच कम्युनिटी रिहाइश पजीर है, लेकिन बेशतर इलाका जो है वो पख्तून कम्युनिटी का है। यहाँ का रीजन जो है वो पख्तून कम्युनिटी से बिलोंग करता है और यहाँ पे ज़्यादातर पख्तून एरियाज हैं। ये भी एक गरीब इलाका है बल्दिया टाउन, लेकिन यहाँ पे पख्तून कम्युनिटी या इनके पख्तून आबादी जो है वो ज़्यादा है। पुलिस में कोई भेदभाव है क्या? मैंने आपके वीडियो में भी देखा कि एक बदमाश मारा गया, दूसरे के पैर में गोली लगी, मरने वाला बलोच था जो रहमान गैंग का बताया जाता था। और तो धुरंधर फिल्म में भी कुछ सीन इसके इर्द गिर्द है। पुलिस में भेदभाव है, टू वेरी ऑनेस्ट। ये भी राइटर ने एक विदाउट होमवर्क जो है ये लाइनें लिखी है। देखिए, रहमान बलोच जो है वो खुद तो बलोच था है, लेकिन उसके गैंग में सब लोग बलोच नहीं थे। उसके गैंग में उर्दू स्पीकिंग भी थे, उसके गैंग में पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, पठान भी थे। तो वो एक गैंग चला रहा था। वो कोई अपना बलोच कम्युनिटी का कोई इंस्टीट्यूट या कोई इदारा नहीं चला रहा था, वो एक गैंग था। और गैंग में आपको पता है कि तमाम कम्युनिटी की जो भी जराइम पेशा की, देखें जराइम पेशा की ना एक कम्युनिटी होती है, वो जराइम पेशा है। बड़ी खूबसूरती होती है वहां को। मैंने भी ये बात की कि उसके गैंगस्टरों और क्रिमिनल का ना, बाकी और जगह जाएंगे धर्म जाति ये उनका कोई ईमान, उनका सब मतलब वही। अगर आप देखा जाए, बहुत हंसी वाली बात है, लेकिन कायदे से रिप्रेजेंट वही करते हैं कि बनो तो कम से कम उन्हीं की तरफ बनो। जी आगे बढ़िए। जो जराइम पेशा अफराद हैं, जो इस तरह की है, उनकी अपनी कम्युनिटी होती है और वो उसमें खुश होते हैं, उनके अपने लॉज होते हैं, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर कि ये लोग जितनी ईमानदारी से बंटवारा करते हैं उतनी, और जितनी जुबान इनकी पक्की होती है, जुबान के पक्के होते हैं, इतना कोई भी नहीं होता। तो इनका कोई दीन मजहब नहीं होता। इनका मजहब, ये कहते हैं ना, वो कंपनी फिल्म का एक डायलॉग उस वक्त मुझे याद आ गया कि खौफ खत्म और कंपनी खत्म। तो ये डिपेंड करते हैं खौफ पे। ये जब तक इनका खौफ तारी रहेगा, जब तक इनका कारोबार, इनकी दहशत जो है वो बरकरार रहेगी, तो इनको इस तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो इससे बलोच, सिंधी, महाजिर, पंजाबी का कोई ताल्लुक नहीं है। जराइम पेशा इज अ जराइम पेशा, वो सिर्फ जराइम पेशा है बस। नहीं, लेकिन चूंकि भेदभाव वाला ना आपका जो वीडियो है उसमें भी कई लोगों ने पोस्ट किया कि ऐसा भेदभाव होता है क्या कि अफगान हूँ, बलूची हूँ, कराची हूँ, उनमें? नहीं, देखें, ये जो भी शख्स इनकाउंटर पे हाफ फ्राई या फुल फ्राई होता है, जो हमारी लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं कि फुल फ्राई का मतलब है कि वो दुनिया से चला गया, और हाफ फ्राई का मतलब है कि वो जख्मी हो गया या उसकी टांग पे गोली लग गई। तो उसका ताल्लुक जराइम पेशा का जिस भी कम्युनिटी से होता है, जिस भी फिरके से होता है, वो इल्ज़ाम लगाता है कि पुलिस की जानिब से उसको टारगेट किया गया। अगर मरने वाला या जख्मी होने वाला पठान है तो कहा जाता है कि पुलिस और रियासती इदारे जो है वो पठानों को टारगेट करते हैं। इसी तरह जैसे अगर एक मैं मिसाल दूं, भारत में अगर किसी सिख को निशाना बनाया जाए तो वो ये समझते हैं कि भाई ये सिखों के खिलाफ जो है एक महाज खड़ा किया जा रहा है और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह अगर यूके में एक काले को गोली मार दी जाए तो वो कहते हैं कि ये कालों के खिलाफ जो है वो ब्रिटिश पुलिस जो है वो गोरे जो है वो एक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, इसका ताल्लुक जो है ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ होती है जो कि प्रोपेगेंडा कहलाती है। इससे ताल्लुक नहीं होता। जो जराइम पेशा है वो उसकी जो कम्युनिटी होती है वो उसको कैश करना चाह रही होती है, वो उस पर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को क्रिएट करना चाह रही होती है, एक मैप बनाना चाह रही होती है, ताकि उससे आगे वो एक खेल सकें, एक अपना जो कहते हैं ना चूरन बेच सकें। तो वो करने के लिए कहा जाता है कि इसका ताल्लुक बलोच से है, इसका ताल्लुक जो है वो पंजाबी से है, इसका ताल्लुक महाजिर से है या दूसरी किसी भी उस फिरके से। अभी आपके जो आपने जवाब दिया मुहाजिर, चलिए उसे पूछे मुहाजिर क्या? देखिए, जो जिस तरह मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग पाकिस्तान में बसते हैं, भारत में भी बसते हैं, और मुल्कों में भी हैं, तो जो पख्तून एरिया है, जैसे जो इनका ताल्लुक KPK से है, जिनकी लैंग्वेज जो है वो पश्तो है, वो पठान कहलाते हैं। इसी तरह जो पंजाबी स्पीकिंग है, अब पंजाबी में बहुत सारी ज़ातें होती हैं, जत हैं, दूसरे हैं, चौधरी हैं, वो अलग है, लेकिन जो पंजाबी स्पीकिंग है, जो पंजाबी बोलते हैं, उनका ताल्लुक पंजाब से है, ठीक है ना। इसी तरह जो बलोच है वो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है और उनकी स्पीकिंग जो है वो बलोची स्पीकिंग है। इसी तरह सिंधी हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है। तो जो माइग्रेट करके आए थे भारत से
एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जब पार्टीशन हुआ था तो वो लोग जो कराची में आके बसे हैं और उनकी लैंग्वेज उर्दू थी उनको मुहाजिर कहा जाता था। तो दूसरी कम्युनिटी जो है वो उनको रिप्रेजेंट करवाते थे कि भाई ये लोग जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग है, ये मुहाजिर हैं, इंडिया से आए हैं। और उनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट था कि ये इन लोगों ने वापस भारत जाना है, तो वो लोग जो हैं वो मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग कहलाए। अच्छा ठीक है, अब दो मेरे बड़े अहम सवाल हैं। पहला ये जी कि लियारी के लोग असलम चौधरी को किस तरह से देखते थे, देखते हैं, क्या डर से या सम्मान की नज़र से या कैसे? नहीं, असलम चौधरी को जो लियारी की आवाम है, जो लियारी के रहने वाले हैं, वो डे फर्स्ट से जब रहमान बलोच जिंदा था उस वक्त से लेके, क्योंकि उस दौरान भी लियारी में ऑपरेशन होते थे रहमान की गिरफ्तारी के लिए, तो पुलिस इंटर होती थी, दरवाजे तोड़ती थी, मिसबिहेव करती थी, तो डे फर्स्ट से लेके आज तक टुडे चौधरी असलम को वो अच्छी निगाह से नहीं देखते और उसको अच्छे अल्फाजों से याद नहीं करते, क्योंकि अब तो वो दुनिया में नहीं है। तो उनके लिए वो इज़ अ बैड करेक्टर, लाइक लुक लाइक अ ईवल, तो वो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते और ना ही उनको अच्छी अल्फाजों में याद करते हैं आज तक। आज तक? जी, आप कभी भी इधर बीच लियारी जाना आना हुआ आपका? मेरा ख़बरों के हवाले से भी और कुछ मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे, तो मुझे हफ्ता 10 दिन में मैं एक चक्कर ज़रूर लियारी में लगाता हूँ, लेकिन फ़ोन पे वहाँ के लोगों से मेरी अक्सर बात रहती है और वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो भी मेरे राब्ते में हैं, वहाँ जो मेहनतकश हैं वो भी मेरे राब्ते में हैं। क्योंकि देखें, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपको हर आदमी से, हर लोगों से, चाहे वो नेक एग्री। आदमी हो, वो मस्जिद मंदिर का पुजारी हो या कोई जराइम पेशा या यूनिवर्सिटी का लेक्चरार हो, तो आपको उससे रब्ता रखना पड़ता है, क्योंकि आपको खबर लेनी है और यही हमारी नेचर ऑफ जॉब है। ठीक है ना? तो हमें इस जॉब को बरकरार रखने के लिए हर इंसान से बात करनी है, लेकिन हमने चलाना वही है जो हकीकत हो, जो सच हो, और इसी में हमारी जीत है। ऐसा कोई ऑपरेशन या ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया हो, हिला दिया हो, ऐसा कुछ याद? मेरी वीडियो एक आपने देखी होगी कि जिसमें गोलियां चल रही हैं और मैं और मेरे कुछ मीडिया पर्सन हैं वो भाग रहे हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बल्दिया टाउन के करीब ही एक इलाका है, वहाँ पे पुलिस गई थी एक ऑपरेशन करने। तो पुलिस ने हमसे भी रब्ता किया, मुझ समेत कई मीडिया पर्सन से, कि आपने अगर इस ऑपरेशन को कवर करना है तो आप हमारे साथ चलें। तो वो पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी जो कि फेक थी, तो उसमें वो हमें भी ले गए, हम कई मीडिया पर्सन उनके साथ गए, लेकिन वो खबर फेक थी। जिस जगह इनको बताया गया था वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक जो है, क्योंकि वो लोग जो दहशतगर्द थे वो पहले से तैयार थे, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि पुलिस ने वहाँ पे आना है। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जब फायरिंग शुरू हुई है तो देखना ये गया कि हम, पुलिस तो हमें छोड़ के भाग गई वहाँ से, हम बीच में अकेले सड़क पे हो गए और हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के निकले। मतलब एम्बुश तो लगा दिया था क्या? एम्बुश लगा हाँ, सकते हैं? हाँ, वो एक इवेंट ऐसा था जिसमें थोड़ा सा ये लगा कि हमने जाना किधर, क्योंकि हमें रास्ता भी उसका नहीं पता था। चौधरी असलम की मौत के बाद क्या कराची पुलिसिंग में कोई बदलाव आया, कोई सुरक्षा के लिहाज? देखें, बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, मैं ये समझता हूँ कि किसी के जाने से और किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जराइम पेशा मर जाता है, रहमान बलोच का इनकाउंटर हुआ, उसकी जगह उज़ैर आ गया, ठीक है ना? इसी तरह उज़ैर कई क्या है और इस वक्त? माफ करिए, आई एम सॉरी, उज़ैर अभी उज़ैर बलोच जेल में है और उस पे कोई 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के, लेकिन वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो जो मेरी जो करंट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नेक्स्ट मंथ उज़ैर को जेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा। उज़ैर को? अब मेरे आखिरी दो सवाल हैं। जी जी। वो पॉलिटिकल पार्टी या वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता, क्योंकि फिल्म में एक नेताजी को भी दिखाया गया है, पॉलिटिशियन को भी दिखाया गया, जो अपने हिसाब से खेलते हैं, और वो खेलते ही हैं, पॉलिटिशियन तो सबके साथ खेलते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी कौन थी? क्या कोई ऐसा फेमस नेता, किसी पॉलिटिकल लीडरान के नाम के, बड़े नाम के साथ कभी रहमान डकैत का नाम जुड़ा क्या पॉलिटिकल पार्टी का?
देखिए रहमान पे शुरू से यही इल्ज़ाम था जो कि मुख्तलिफ अगेंस्ट पार्टियां उस पर लगाती थी कि रहमान बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और जो बेनज़ीर का पे 18 अक्टूबर को जो फर्स्ट टाइम आफ्टर द 11th ईयर शी विल कम बैक टू पाकिस्तान, तो वो जो ब्लास्ट हुआ था उसमें रहमान ही वो शख्स था जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ से निकाल के उनके घर तक बाहिफाजत उसने पहुँचाया था। तो रहमान पे शुरू से ये इल्ज़ाम था, क्योंकि देखिए लियारी का जो अगर बैकग्राउंड आप आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। अभी आपने क्या बताया कि मतलब बेनजीर भुट्टो जब आई थी पाकिस्तान तो ब्लास्ट हुआ था, तो बेनजीर भुट्टो को अपनी गाड़ी से रहमान लेकर आया था। जी, जब वहाँ पे सब अफरा तफरी फैल गई थी तो रहमान अपनी ही गाड़ी अपने लड़कों के साथ लेके वहाँ पहुँचा था, क्योंकि बताया यही जाता है कि वो सिक्योरिटी पे मामूर था, तो वो उसी ने मोहतरमा शहीद को अपनी गाड़ी में बिठाया वहाँ से निकाल के और फिर उनको उनके घर बिलावल हाउस पे पहुँचाया था। तो रहमान शुरू से जो है वो पीपल्स पार्टी से, क्योंकि रहमान का ताल्लुक देखिए लियारी से था और रहमान का ताल्लुक जो है वो बलोच कम्युनिटी से था। तो बलोच की अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाइक करती थी और उनको वोट करती थी। अब बेन मोहतरमा के दौर से नहीं बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से एक स्ट्रॉन्ग हब समझा जाता था, एक वोटर्स का एक स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिटी है वोटिंग की जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाइक करती थी, वो उनका ताल्लुक जो था वो वहाँ से था, लियारी से। तो लेकिन जब रहमान और लियारी ऑपरेशन हुआ, रहमान का इनकाउंटर हुआ, तो पीपल्स पार्टी को बहुत एक बिग लॉस हुआ सीटों के हवाले से, जब लियारी की सीट वो हारे। तो ये एक ड्रॉबैक था जो कि आफ्टर रहमान इनकाउंटर जो है फेस करना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो रहमान का ताल्लुक हमेशा से और बलोच कम्युनिटी का हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो लिंक अप रहा है, लेकिन अब ये इसमें जो है काफ़ी दूरियां और फासले जो हैं वो बढ़ गए हैं लियारी ऑपरेशन के बाद से। आखिरी सवाल, मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करके। बहुत मेरा शुक्रिया। आखिरी सवाल है, कराची के अंडरवर्ल्ड को कवर करते हुए आपने न्याय कानून सिस्टम की क्या सच्चाई समझी? देखिए जितनी भी जराइम पेशा जो है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे कमज़ोर आदमी जो होता है वो जराइम पेशा होता है, क्योंकि उसकी जो डोरें होती हैं वो पीछे एक ताकतवर आदमी के हाथ में होती है। असल जो गैमलर है, असल जो थिंक टैंक है, असल जो ब्रेन है, वो उसके पीछे से होता है, जो उसको बता रहा होता है। जो कहते हैं ना बंदर एक डुगडुगी पे नाचता है, तो वो डुगडुगी जिसके हाथ में होती है वो होता है पॉलिटिशियन, जिसे आप सिस्टम का नाम देते हैं। उसको जब जिसकी ज़रूरत होती है वो उसको हायर कर लेता है, और जब जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको वो फेंक देता है। जैसे जिसमें एक और संजय दत्त की एक फिल्म थी जिसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, वास्तव? जिसमें संजय दत्त पुलिस वाला बना था और इनकाउंटर करने अच्छा। जाता है वो लड़कों का। हम्म। तो उसमें भी यही होता है ना कि एक फ़ोन आता है, असल इन्फॉर्मेशन एक पॉलिटिशियन ही पुलिस वाले को देता है कि वो लोग वहाँ पे हैं लड़के और उनको आप इनकाउंटर कर दें। तो वो बिल्कुल सेम पोजीशन जो है ना, देखिए फिल्में और ड्रामे जितने भी बनाए जाते हैं इसका हकीकत से कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है। फिर जाहिर बात है जो राइटर होता है वो अपनी लफ्फाजी उसमें करता है, कुछ कैरेक्टर उसमें अपनी फरमाइशी कैरेक्टर उसमें घुसाता है, फिर उसमें कुछ गाने लगा देता है, जबकि रियल लाइफ में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई गाने या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो मायने नहीं रखती। वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकता, वो पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि उसको भी एक खौफ होता है अपनी अगेंस्ट पार्टी का, पुलिस का और दीगर लोगों का। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो जराइम पेशा है इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकअप है, वो एक सिस्टम, पावरफुल सिस्टम के हाथ में होता है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जिसमें रियासती इदारे भी होते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वो सिस्टम चलाने के लिए उनको उस जराइम पेशा, उस गैमलर, उस क्रिमिनल की मदद दरकार होती है, और उस क्रिमिनल को उस सिस्टम की मदद दरकार होती है अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है जिलेहदर साहब, आपसे बात करने का और मन है लेकिन वक्त इतने की इजाज़त देता है। लेकिन आपसे बातचीत के बाद कराची के लियारी के गैंग वॉर के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। उम्मीद है जब शो ऑन एयर होगा तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे, क्योंकि धुरंधर फिल्म का डायरेक्शन तो बेहतरीन है ही, लेकिन जिस तरह की कहानी है, लोगों को अलग कहानी चाहिए होती है, तो वो एक अलग कहानी लोगों को मिली, लोगों को पसंद आ रही है, डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन धुरंधर फिल्म के जो किरदार हैं
उसके बारे में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, खास तौर से असलम चौधरी का जो किरदार है। और संजय दत्त की आपने थोड़ी बहुत क्लिपिंग देखी होगी, तो संजय दत्त ने वो बखूबी किरदार निभाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वही कदकाठी पठानी शूट जो उन पर जचता भी है हमेशा से, वो निभाया भी है। और साथ ही साथ रहमान डकैत के बारे में आपने काफ़ी कुछ हमें जानकारी दी, लियारी के बारे में आपने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी। उम्मीद है आप कुछ ऐसी तस्वीर वीडियो खासतौर से असलम चौधरी के साथ आपकी हो तो वो हमसे शेयर करेंगे, हम इस एपिसोड में लगाएंगे। उसके अलावा लियारी इस वक्त कैसा दिखता है वो वीडियो भी हमें भेजेंगे, ताकि हम अपने बिल्कुल। दर्शकों को दिखा सकें। आप हमारे शो में आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।